गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 12, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। चाइना, तिब्बत और दलाई लामा, ये हम लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर करने वाले हैं, काफी अच्छा खासा डिटेल में। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन यहाँ पे आया है, क्योंकि ईडी काफी समय से कंट्रोवर्सी में था अपने चीफ को सिलेक्शन को लेके, उनकी टेन्योर को लेके। तो उसके बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 2 से। उसके अलावा मॉनसून का जिस तरह से हालत चल रही है भाई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में जो हालत खराब किया है मॉनसून ने, काफी ज्यादा अनइवन और अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून का जो करेक्टर नजर आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये आज के टैक्स सेक्शन से रिपीटेड सा है, लेकिन एक दो नया पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी को इंक्रीज करने की बात कही है, और जीएसटी काउंसिल के बारे में तो करेंगे ही, उसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हम लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। उसके अलावा एक डिसेंट सा आर्टिकल है, एडिटोरियल जो आज दिया गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड और वीमेन। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें बड़ा अच्छे से पता है क्या है, अ, लेकिन इसमें वीमेन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, वो यहाँ पे एक डिसेंट सा टॉपिक आता है आपका वीमेन इश्यूज के रिगार्डिंग। तो और वैसे भी वीमेन इश्यूज से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें बोलना चाहूंगा। एक तो वीडियो को लाइक किया करो यार आप लोग, ठीक है, लाइक करके फिर आगे बढ़ा करो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आप न्यूज़पेपर देखते हो, थोड़ा फीडबैक देना है तो वो दे सकते हो। कुछ अगर आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है वो आप देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा था जो ये कहते हैं कि सर ये जो कंटेंट का पीडीएफ कहाँ से मिलता है। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सैटरडे को हमारा सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है कई दिन से, आई होप यू अंडरस्टैंड। सैटरडे को हमारा एक करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। मैं ही उस क्लासेस को करता हूं, तो ये जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 कोड को अगर आप अ, उसमें डालते हो तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसए, सी सेट, क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। चाइना प्रोटेस्ट, दलाई लामा मीटिंग, यूएस ऑफिशियल्स इन दिल्ली। देखिए, हमेशा से ही चलता है, चाइना दलाई लामा को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। 1959 वो साल था जब दलाई लामा तिब्बत को छोड़ के इंडिया में आ गए थे, और इंडिया ने उनको एज अ रिफ्यूजी का दर्जा दिया था, और ये इंडिया में रह रहे हैं। इस समय 1 लाख के लगभग लोग तिब्बतन इंडिया में रह रहे हैं। और 1959 के बाद से अब तक चाइना और इंडिया के बीच में ये सबसे बड़ा बोन ऑफ जो है कंटेंशन, हमारे बीच में सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, वो दलाई लामा की ही है। तो दलाई लामा कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोग्राम में पहुंचते हैं, या फिर किसी अमेरिकन ऑफिशियल्स वगैरह से जब भी मीटिंग करते हैं, तो ये हमेशा इशू रहता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स जो है वो वहाँ की जो ऑफिशियल हैं, उर्जा जेया जी, वो न्यू दिल्ली में इनसे मिलने वाली हैं। चाइना ने कहा है कि भाई ये हमारे इंटरनल मैटर के अंदर जो है आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो आप अपने काम से काम रखें, ठीक है। लेकिन चाइना ऐसा कहता क्यों है? चाइना कहता है कि ये जो तिब्बतन जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी जो इंडिया में रहते हैं, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, और दलाई लामा बेसिकली उनके उनका एक पॉलिटिकल फेस है। तो इसीलिए वो दलाई लामा को इस तरह डिस्करेज करते हैं। लेकिन दलाई लामा ने साफ साफ कहा है कि भैया इस मीटिंग से उनके इंडिपेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपने तौर पे बात करेंगे। क्योंकि दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है। तो जब वो मीटिंग करते हैं तो वो स्पिरिचुअल लीडर के हैसियत से कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अगर आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बात करें, तो अमेरिका भी तिब्बत को एज सच इंडिपेंडेंट नहीं मानता है। हालांकि वो पॉलिसी उसकी थोड़ी अलग रहती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर आप देखें गवर्नमेंट के, तो तिब्बत इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्टेड तिब्बत एज एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ चाइना इन 1950s ओनली। खैर, लेकिन तिब्बत को चाइना तिब्बत नहीं बोलता है, तिब्बत को चाइना बोलता है जीजैंग, ठीक है, जीजैंग। और वो जीजैंग में किसी भी तरह का जो मतलब आउटसाइड जो इंटरफेरेंस है उसे बर्दाश्त नहीं करता है। Any form of contact between the foreign officials and the Tibetan Independence Force is considered illegal by China. धर्मशाला में भी ऐसे हुआ था 2022 के अंदर, तब भी इस तरह की मीटिंग हुई थी। चाइना ने तब भी कहा था कि हमारे
इंटरनल मैटर है, आप इसमें दखल-अंदाज़ी मत करिए। तो वो चीज़ें तो होती रहती हैं, चाइना हमेशा ऐसा ही करेगा, चाहे वो ताइवान मामला हो, चाहे वो तिब्बत वाला मामला हो। लेकिन तिब्बत की अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री हम लोग जानना चाहें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तिब्बत पहले इंडिपेंडेंट था, फिर वो चाइना का पार्ट बना। अब वो पहले हमारे बीच में बफर स्टेट हुआ करता था, अभी नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मैं आपको हल्का-हल्का सा आइडिया दूँगा, कंटेंट आपके पास ऑलरेडी पहले से ही होगा। ये कंटेंट मैंने नया नहीं बनाया, ऑलरेडी आपके पास ये है। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार एनालिसिस को देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नया कंटेंट हो सकता है। देखिए 1914 एक वो साल था, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था। बाउंड्री क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो 1914 में तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि 1914 में तिब्बत पूरी तरह से तिब्बत बेसिकली एक तरह का ऑटोनोमस, तिब्बत एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था 1914 में। हालांकि चाइना कहता था कि तुम्हारे हमारे पार्ट हो, लेकिन स्टिल तिब्बत में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हुआ करती थी, किंग हुआ करता था। तो 1914 में क्या हुआ था, शिमला कन्वेंशन हुआ, जिसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आए। ठीक है जी। और इस केस में क्या हुआ, मैकमोहन लाइन वगैरह वो सब यहाँ पे हुआ, और तिब्बत और बाउंड्री हमारे बीच में डिसाइड की गई, ब्रिटिश इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, जिसमें तिब्बत एज अ बफर स्टेट डेवलप किया गया। फिर 1940s के थोड़ा लेट आते आते चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स इंडिया पहले ऑफ कोर्स इसके फेवर में नहीं थे, तो 1947 में तो वो चले ही गए यहाँ से। बट बाद में 1950s में क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में बेटर रिलेशन बनाने के चक्कर में, हिंदी चीनी भाई भाई, यू नो वेरी वेल, तो नेहरू जी की पॉलिसी ऐसी थी, और उस केस में हम लोगों ने क्या किया, तिब्बत के ऊपर चाइना के रूल को एक्सेप्ट कर लिया फॉर द सेक ऑफ बेटर इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इन हिंदी चीनी भाई भाई। तो 1950 वो साल था जब हम लोगों ने चाइना के पूरे अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत के ऊपर, और इसका कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट भी मिला। रिजल्ट हमें मिला जब सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया। चाइना ने सिक्किम को इंडिया का इंडिपेंडेंट और जो इंटीग्रल पार्ट माना। इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तिब्बत को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने सिक्किम को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। उसका कहना है कि भैया ये लाइन जो है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन ऑफिशियल्स के बीच में हुई थी, ठीक है, मेरा इसमें कुछ खास लेना देना था नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। तो वो चीजें यहाँ पे चलती रही। फिर फाइनली 1959 के अंदर दलाई लामा इंडिया में आए एज ए तिब्बतन रिफ्यूजी। तो नेहरू गवर्नमेंट जो उस समय थी, तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उनको यहाँ पे शरणार्थी रहने दिया ऑफ कोर्स। और उसे कहा जाता है पॉलिटिकल लाइक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। जो जो तिब्बत से जो आए थे लोग वहां से, इंक्लूडिंग दलाई लामा, तो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह इंडिया से किया करते थे। फिर 1962 का वॉर हुआ इसके बाद, तो उस समय भी तिब्बत में बहुत कुछ हुआ, अमेरिकन फोर्सेस वगैरह भी इन्वॉल्व हो गई थी। उसमें खैर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। बट बात यह है कि भाई 1951 से पहले इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत एक बफर जोन हुआ करता था। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत को फाइनली 1950-51 में, फिर हमारे सोल्जर्स एक दूसरे के सामने आ गए, तो वो जो बफर स्टेट वाला जो सिस्टम था ना, वो खत्म हो गया। और जब सोल्जर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। यस, और वही दिक्कतें आज आप देख रहे हो, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे नजर आती रहती हैं। तो ये जो तिब्बत वाला क्वेश्चन है ना, वो आज भी अलाइव है। हालांकि हम लोग उसको इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलाई लामा के थ्रू वो सारी चीजें चलती रहती हैं। दलाई लामा को जो रिफ्यूज इंडिया में दिया गया है, ये सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम में इंडिया और चाइना में। और बाकी जितने भी इशू हैं, चाहे वो अरुणाचल वाला हो, तवांग वाला, कहीं ना कहीं चाइना का गुस्सा वो दलाई लामा को लेकर नजर आता है। तो सेंट्रल पोजीशन है बेसिकली इन चीजों की। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में। किसी दिन और हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन मतलब डिफरेंट एंगल्स डिस्कशन करेंगे। एक दिन में आप सारे रिलेशंस कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशन को समझने लगेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो कम से कम 2-3 घंटे का तो वैसे ही लेक्चर हो जाता है। तो धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर में हम लोग नया 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 थोड़ा थोड़ा एंगल करते रहते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम एक ठीक ठाक सी अंडरस्टैंड आपकी डेवलप हो जाती है। रिसेंट समय में भी तिब्बत में काफी कुछ डेवलपमेंट हुई है, यू नो वेरी वेल, अलग अलग लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिफेंस लेवल पे, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े जोर शोर से की जा रही है चाइना के द्वारा तिब्बत के अंदर। और जो चाइनीज मेन लैंड से जो लोग हैं, जिसे हान चाइनीज भी कहा जाता है, उनके गांव बसाए जा रहे हैं तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत को बेसिकली पॉपुलेट किया जा रहा है।
और जो तिब्बत के अंदर बुद्धिस्ट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको कहीं न कहीं माइनॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और अरुणाचल बॉर्डर पे बहुत सारे गाँव बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, ताकि अगर फ्यूचर में लड़ाई-झगड़ा हो जाए इंडिया-चाइना के बीच में, तो कहीं न कहीं उनको एज़ अ ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा चाइना तिब्बत के अंदर तिब्बत मिलिशिया ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं इंडिया भी तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कर रहा है। मान लो अगर इंडिया कर भी रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया चाइना के बीच में अगर इश्यू होता है, तो दोनों तिब्बतन आपस में भिड़ जाएँगे भाई। चाइना वाले ट्रेनिंग वाले उधर से, इंडिया वाले ट्रेनिंग वाले इधर से, तो ये भी एक तरह का अनफॉर्चुनेट सा डेवलपमेंट ही है कहीं न कहीं। उसके अलावा 1987 के बाद में इंडिया में जितने भी तिब्बतन्स बोर्न हुए हैं, उनको इंडिया सिटीज़नशिप नहीं दे रहा है। तो जिसकी वजह से कई सारे तिब्बतन्स जो है वो इंडिया में स्टेटलेस हुए पड़े हैं। उनको सिटीज़नशिप वगैरह नहीं मिल पा रही है, बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। वहीं यूएसए भी धीरे-धीरे तिब्बत के अंदर अपना रोल इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। इस समय 30,000 के आस-पास तिब्बतन जो है वो यूएसए में रहते हैं। उसके अलावा करमापा लामा, ठीक है? कर्मा कांग्यू, ये एक सेक्ट है जहाँ से दलाई लामा बिलॉन्ग करते हैं। तो बुद्धिज़्म के अंदर एक कर्मा कांग्यू सेक्ट होता है, जिससे दलाई लामा है। तो वहाँ के जो दलाई लामा है करमापा लामा, ठीक है? वो अभी अमेरिका में ही रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो फ्यूचर दलाई लामा है। ठीक है, ये दलाई लामा को लेके भी कई सारे इश्यूज़ हैं। चाइना कहता है कि हमारा खुद का दलाई लामा है। इंडिया कहता है कि जो मतलब मेन दलाई लामा है वो तो है ही। उसके अलावा एक और दलाई लामा जो अमेरिका में रहते हैं, इसको लेके भी अलग-अलग इश्यूज़ चलता है। चाइना जो दलाई लामा क्लेम करता है वो है पेंचम लामा, तो थोड़े समय पहले नॉमिनेट उन्होंने किया था। फ्यूचर में भी चाइना चाहता है कि वो खुद का दलाई लामा जो है वहाँ पे अपॉइंट करें। तो उसको लेके भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे होती ही रहती है। तो ये थोड़ा-सा आइडिया आपको होना चाहिए फिलहाल इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत यूएस से क्या चल रहा है। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो इंडिया चाइना के बॉर्डर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आपका जो है अक्साई चीन जो है वाला रीजन आता है। सेंट्रल सेक्टर में हमारा हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन आता है और ईस्टर्न सेक्टर में फिर हमारा जो है वो थोड़ा सम पार्ट ऑफ सिक्किम एंड मेजर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है जी, तो ये जॉनसन लाइन मैकमोहन लाइन जो है ना, वो थोड़ा-सा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट दिया हुआ है बाकी मैंने। पुराना कंटेंट है, बहुत बार आपको मैं देता रहता हूँ इस तरह का कंटेंट, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। बट स्टिल थोड़ा-सा पढ़ोगे, दिस इज़ जस्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मेजर कहानी क्या है हमारे बीच में वो आपको अच्छे से पता है। चलिए जी। सुप्रीम कोर्ट आस्क ईडी चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट्स। ये क्या है? थोड़ा पहले पेज पे चलते हैं। तो भई संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक है? ये हैं ईडी के चीफ। और इनका जो टेन्योर था, इनको 3 बार अपने टेन्योर की एक्सटेंशन मिल चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा बाँधिए और यहाँ से निकलिए पहली फुर्सत में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया है कि बहुत एक्सटेंशन मिल गया यार, कितना एक्सटेंशन लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अभी आप यहाँ से निकलिए। तो ऐसे इनको कह दिया है दैट थर्ड एक्सटेंशन एंड्स इन द नवंबर, ठीक है? सो इनको कहा है कि इनकी इनकी थर्ड एक्सटेंशन नवंबर में खत्म होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप जुलाई के आखिर तक चले जाइए, ताकि अगले जो चीफ हैं, वो यहाँ पे आ सकें। सीबीआई एंड द ईडी चीफ हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 इयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। 2 साल का टेन्योर होता है। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया था विजिलेंस कमीशन एक्ट में, जिसमें मतलब दिल्ली पुलिस और क्योंकि सीबीआई तो दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में काम करती है और ईडी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में काम करती है। तो दोनों के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे और ये कहा गया था कि सीबीआई के चीफ को और ईडी के चीफ को 3 साल का एक्सटेंशन मतलब 3 एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मतलब 3 साल उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसी को बेस बना के जो मिश्रा जी हैं, उनके कार्यकाल को, उनके टेन्योर को यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया था। लेकिन अभी कोर्ट ने कह दिया है कि भाई दिस इज़ इल्लीगल, दिस इज़ इनवैलिड। तो इनको जुलाई 31 का टाइम दिया है अपने ऑफिस को क्विट करने के लिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इनके टेन्योर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो 21 में अमेंडमेंट हुआ था, उसको कोर्ट ने कहा है कि येस दिस इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अमेंडमेंट करिए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इनको हम लोग फर्दर एक्सटेंशन नहीं दें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इतने बड़े चीफ को, चाहे वो सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, अगर उसको बार-बार एक्सटेंशन सरकार देती रहेगी, तो इससे उनकी जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। क्योंकि ऑफिशियल्स क्या करते हैं? ऑफिशियल्स, भैया नौकरी किसको अच्छी नहीं लगती, और वो भी इतनी पावरफुल पोस्ट। तो पावरफुल पोस्ट पे रहने के लिए ये लोग गवर्नमेंट के साथ जो है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं रादर देन इंडिपेंडेंट। क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो ऐसा आरोप लगाया गया था। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं, बट स्टिल कोर्ट ने ये कहा है कि भई आप अपने यहाँ से पद से 31 जुलाई तक निकल लीजिए। तो ईडी की हम लोग बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो स्पेशल हमारे पास 2 स्पेशल एक्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिनको एनफोर्स करने का काम किया जाता है ईडी के द्वारा। ठीक है? इनको एनफोर्स किया जाता है ईडी के द्वारा। ईडी का वैसे तो जन्म 1956 में हो गया था, लेकिन उस समय इसको ईडी नहीं कहा जाता था, उस समय इसको ईयू कहा जाता था, एनफोर्समेंट यूनिट। और तब ये काम किया करता था अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। फिर बाद में जो इसका ईडी नाम पड़ा, वो पड़ा 1957 में। और फिर बाद में हम लोगों ने इसको ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को इन 1960। इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम किया करता था। ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो 2 लॉ हैं, 2 कानून हैं, फेमा और पीएमएलए, जो कि एनफोर्स किए जाते हैं ईडी के द्वारा। ठीक है जी, याद रहेगा सबको ये? चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा देख लेते हैं मॉनसून के बारे में भी, हालाँकि तो है तो रिपीटेड सा ही। बार-बार मॉनसून के बारे में बात करने से कोई कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल मॉनसून आया, डिले हुआ, सबसे बड़ी बात तो। मॉनसून कम से कम इस बार 10 से 12 दिन का डिले था, और इंटरेस्टिंगली बहुत समय के बाद दिल्ली और मुंबई में मॉनसून एक साथ आया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे मुंबई में मॉनसून काफ़ी पहले आ जाता है, 2 हफ्ते भर के पहले आ जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली और मुंबई में एक साथ आया। डिले हुआ ना? क्यों डिले हुआ? इसका रीज़न जो हो सकता है वो है भई आपके साइक्लोन और टाइफून्स इन इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। टाइफून्स यूजुअली आपके या तो साउथ चाइना सी के अंदर आते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर उनको टाइफून बोला जाता है, जापान, साउथ चाइना सी में। वहाँ पे भी इस बार बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे थे, जिन्हें टाइफून कहा जाता है, उसका इम्पैक्ट भी मॉनसून के ऊपर पड़ता है। मॉनसून एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, ये जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया भर की क्लाइमेटोलॉजिक एक्टिविटी से। जो पैसिफिक ओशन में कुछ होता है, अटलांटिक में होता है, साउथ चाइना सी में होता है, कहीं भी कुछ हो, मॉनसून के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मॉनसून इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? देखिए क्या लिखा हुआ इन्होंने, पहले तो मॉनसून डिले हुआ, जून के महीने में मॉनसून डेफिसिट हुआ, लेकिन सारी कसर पूरी कर दी जुलाई के महीने में आके। एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, स्पेशली कहाँ पे? नदर्न वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में ही एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, नहीं भाई। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम रेनफॉल हुआ है। इवन हिमाचल के कुछ रीजन में एक्सट्रीम हीट भी देखने को मिल रही है। तो हिमाचल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिव हीट भी चल रही है। तो मॉनसून बड़ा अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, और लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? देखिए, क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमेशा से हो ही रहा है। लेकिन हर चीज़ को, हर इवेंट को क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देखना वो भी एक ठीक नहीं है। देयर आर कैन बी अदर फैक्टर्स आल्सो। हालाँकि जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब क्लाइमेट चेंज के अंदर में ही हो रही हैं। बट देयर कैन बी सम अदर फैक्टर्स आल्सो। जैसे इस बार एल नीनो का फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना? एक तो ये रीज़न नज़र आता है। जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ज़्यादा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी होती हैं। अब जैसे इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, या इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, कंडीशन ज़्यादा ह्यूमिड हो रही हैं, और हमारा वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जा रहा है। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो इस बार मानसून का इस तरह से चलने का। वाइल्ड फायर जो हुई इस बार बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो CO2 वो रिलीज़ हुआ,
उस CO2 की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग और मॉनसून की इस तरह अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। और ऐसा भी नहीं है कि मॉनसून पहली बार इतना अनप्रेडिक्टेबल हुआ हो, होता रहता है हर 5-7 साल के बाद मॉनसून थोड़ा झटका देता ही है। इस बार भी आप वही मान के चलिए वो झटका है। तो अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, व्हाट कैन बी द अदर फैक्टर्स? तो इनका ये कहना है कि पहली बात तो अरेबियन सी, इस बार अरेबियन सी इज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन द नॉर्मल ईयर। तो भाई जब अरेबियन सी गर्म होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा। वो जो इवेपोरेशन होगा तो वो इवेपोरेशन जाएगा कहाँ? वो मॉनसून विंड के साथ इंडिया में ही तो आएगा, राइट? और उसकी वजह से भी यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। उसके अलावा जून कंट्रीब्यूट्स ओनली 15% ऑफ द रेनफॉल। मेजर रेनफॉल तो जुलाई में ही आता है, जुलाई जून तो सिर्फ 15% ही यहाँ पे कवर करता है। इस बार प्री मॉनसून रेनफॉल भी डिसेंट लेवल का हुआ। एक रीजन यहाँ पे और नजर आता है, इस बार विंटर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी डिले हो गया था, लेकिन प्री मॉनसून तक मतलब मार्च, अप्रैल और मई के महीने में कई बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिला और प्री मॉनसून रेनफॉल इस बार काफी अच्छा हुआ है। वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है जुलाई के अंदर भी, राइट? तो एक तीनों ने ये कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली हैं कि मानसून जो है इस तरह से जो है यहाँ पे बढ़ा है। उसके अलावा 1-2 चीज़ें इन्होंने और बोली, अटलांटिक ओशन के अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, उनका पैटर्न भी थोड़ा-सा चेंज देखने को मिला है इस बार। अटलांटिक ओशन में जिसे कहा जाता है अटलांटिक नीनो, अटलांटिक नीनो मीन्स ये एल नीनो का ही कज़न है, लेकिन अटलांटिक ओशन के अंदर होता है। अटलांटिक नीनो मीन्स अटलांटिक इज़ गेटिंग लिटिल बिट वार्मर दैन द यूजुअल। यूजुअली ऐसा देखा जाता है जब अटलांटिक गर्म होता है तो मॉनसून सप्रेस होता है, मतलब मॉनसून कम होता है। लेकिन अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया एक तरफ अटलांटिक नीनो है और दूसरी तरफ मॉनसून स्ट्रांग हो गया है, और ये मॉनसून जुलाई में स्ट्रांग हुआ है। हो सकता है अगस्त और सितंबर में डेफिसिट हो जाए, वी नेवर नो। और ऐसा तो कह ही रहा है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि अगस्त और सितंबर में मॉनसून डेफिसिट होगा, क्योंकि तब तक एल नीनो फुल्ली डेवलप हो चुका होगा। अभी तक एल नीनो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? वार्मिंग ओवर द हिमालयन रीजन्स आल्सो, हिमालय भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ से भी जो एयर जो उठती है, राइज़ करती है, वो भी एक लो प्रेशर टाइप का क्रिएट करती है, तो वो विंड को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और उसके साथ-साथ जो है कुछ लोकल फैक्टर्स भी होंगे और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारा मिक्स होके जो है मानसून को इम्पैक्ट करता है। तो मानसून को इम्पैक्ट कोई 1-2 फैक्टर नहीं करते हैं। देयर आर मोर देन 20 फैक्टर्स जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। किसी भी फैक्टर के अंदर ऊपर-नीचे होता है, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, तो पूरे मानसून को ही जो है यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आता है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन द ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लगा दिया है 28% का जीएसटी। वो किसी भी तरह का ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो चांस बेस्ड हो। चांस बेस्ड समझते हो ना? जैसे लूडो, ये इसमें कोई स्किल तो है नहीं लूडो में ज़्यादा। आपको गिट्टी आया तो नहीं आया, जैसे कुछ जैसे कुछ और गेम होते हैं, जैसे सुडोकू है, सुडोकू स्किल का खेल है, वो चांस का खेल नहीं है सुडोकू, ठीक है? आज का चेस हो गया, ऑनलाइन चेस आप खेलते हो, वो स्किल का खेल है, चांस का खेल नहीं है। है ना? पोकर-वोकर हो गया, तो पोकर में स्किल और चांस दोनों ही होते हैं। ज़्यादातर तो उसमें चांस होता है, थोड़ा-सा स्किल भी होता है। किसी तरह का भी गेम हो, उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि 28% का हम लोग आपके ऊपर जीएसटी लगाएँगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो जीएसटी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स भी बनाएँगे। काफ़ी समय से इसकी डिमांड हो रही थी, क्योंकि सेंटर स्टेट के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जीएसटी को लेके। वो डिस्प्यूट सोल्व होने करने के लिए जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाएँगे। उसके अलावा जो आम आदमी हैं, हमारे भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जीएसटीज़ को लेके, तो वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब अपील, अपील कर सकते हो आप, अपने कंसर्न को या जस्टिस लेने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल तो एक सिंपल सा टॉपिक है, पहले हम लोग कर चुके हैं, आर्टिकल 279 के अंदर जो है इसको जो है बनाया जाता है। यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उसको चेयर करते हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यहाँ पे रहते हैं, इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द टैक्सेशन एंड द फाइनेंस इन द अदर नोटेड बाय द ईच स्टेट, क्योंकि स्टेट और सेंटर का यहाँ पे दोनों का ही प्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है। जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है? वही टैक्स लगाना, सेस लगाना,
ठीक है, किसी को एग्ज़ेम्प्ट करना, किसी के ऊपर जीएसटी को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, वो सब काम जो है वो जीएसटी काउंसिल का होता है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो सरकार ने अभी कहा है कि वो बनाएँगे, इसकी जो मेजर जो ब्रांच होगी वो न्यू दिल्ली में होगी, उसके बाद अलग-अलग स्टेट्स के अंदर भी कुछ ब्रांचेज़ यहाँ पे होने वाली है। तो सेक्शन 109 गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 में ये सेक्शन आपने याद रखना है, जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। इसका काम है डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। ठीक है? इसके अंदर क्या होंगे 2 जुडिशियल मेंबर होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर भी यहाँ पे होंगे। कौन इसको हेड करेगा? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज या फिर किसी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सम हाई कोर्ट। इसके अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो पावर होंगी वो सिविल कोर्ट वाली पावर होंगी, ठीक है? एंड इट विल वर्क अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। पेनल्टी वगैरह इम्पोज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अपील सुन सकता है, तो इसीलिए तो बना ही रहे हैं भाई। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब ही है अपील सुनना, राइट? तो जीएसटी तो हमारे जो लोअर कोर्ट्स होंगे वो जो भी डिसीज़न लेंगे, वो अभी हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट वाला डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब ये क्या करेगा, जो भी लोअर कोर्ट के डिसीज़न होंगे, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएँगे। तो इससे हमारी जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है, वो भी क डेफिनिटली कम होगा। 50 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। चलिए जी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड द चेंज इन द वीमेन लाइफ। देखिए क्या कहते हैं, तो मैडम कह रही हैं कि भैया इन 1941 मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज़ अबाउट 56 इयर्स। वैसे ये डेटा गलत है। एज़ पर प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग 1947 में इंडिया की जो एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो थी 32 इयर्स। तो ये डेटा इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया है, मुझे नहीं पता, बट स्टिल इनका कहना है कि 56 इयर्स है, बट दिस इज़ रॉन्ग। इट वाज़ अराउंड 32 इयर्स इन 1947। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओनली 50% ऑफ द बॉयज़ सर्वाइव्ड द एज ऑफ 28। सिर्फ 50% लड़के ही बॉयज़ 28 की एज को पार किया करते थे, बाकी तो उससे पहले ही मर जाया करते थे। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 इयर्स के आसपास है, मतलब 17 ईयर के आसपास, 70 के आसपास हो चुकी है। 58% बॉयज़ जो पैदा होते हैं लड़के, वो 75 की एज को क्रॉस करते हैं और पहले वो सिर्फ 28 की एज को क्रॉस किया करते थे। मतलब कंडीशन बहुत इम्प्रूव हुई है, राइट? फर्टिलिटी तो क्या हुआ, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बढ़ी, गरीबी घटी, उन सारी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुआ। तो ये जो मोर्टेलिटी का डिक्लाइन हुआ, ऑफ कोर्स पहले औरतें ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा किया करती थी? क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। 4, 5, 6 बच्चे पैदा होते थे, जिसमें 2-3 की डेथ हो जाती थी, 2-3 सर्वाइव किया करते थे, वो रीज़न हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे डेथ रेट कम हुआ, वैसे-वैसे हमारा फर्टिलिटी भी डिक्लाइन हो गया। 1950 में हमारा फर्टिलिटी रेट था 5.7, मतलब एक आम औरत जो है ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा किया करती थी, 5 से 6 बच्चे। आज जो है दिस इज़ ओनली 2.1 और अभी तो ये 2.0 हो चुका है। यस, तो वीमेन चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड द ओल्ड एज हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द कोर्स ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे-जैसे आज़ादी के बाद हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तरीके से चेंज हुई है। वीमेन के इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो आज का आर्टिकल बेसिकली वीमेन के ऊपर फोकस्ड है। वीमेन की लाइफ कैसे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि विद 4 चिल्ड्रन द चांस ऑफ द नॉट हैविंग अ सन वाज़ बारली 6% बट विद 2 चिल्ड्रन इट ग्रू 25%। कोई वीमेन अगर 4-5 बच्चे, 6 बच्चे पैदा करती है, तो उसमें बॉयज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई वीमेन अगर 2 बच्चे ही पैदा कर रही है, तो उसमें बॉय होने के चांसेस तो और भी घट जाता है। तो पहले जब 4 बच्चे हुआ करते थे, तो बॉयज़ के होने के ना होने के चांसेस 6% थे। 94% थे कि उनमें से 1 बच्चा तो लड़का होगा ही। लेकिन आज ये चांस जो है सिर्फ 25% है। इसका मतलब बॉयज़ होने के चांसेस घट गए हैं, अगर जब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बॉयज़ को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। एक तरफ बॉयज़ होने के चांसेस घट रहे हैं, दूसरी तरफ बॉयज़ को प्रेफ़रेंस दिया जाता है सोसाइटी में, बिकॉज़ ऑफ द सोशल नॉर्म्स, बिकॉज़ ऑफ द पैट्रियार्की एंड ऑल दैट। इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम होता है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। कोई भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कम से कम बॉय हो। तो अगर लड़की होती है पेट में, तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हमारे यहाँ पे होता है और जब लड़की पैदा हो जाती है, तो उसकी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस नहीं किया जाता, क्योंकि उनको तो लड़का चाहिए था। कम से कम 1 लड़का तो चाहिए, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का कहना है 85% ऑफ द वीमेन रिस्पोंडेंट एक्सपेक्टेड टू रिलाई ऑन देयर सन्स फॉर देयर ओल्ड एज पेंशन। हमारे यहाँ पे क्या है?
लड़का बुढ़ापे का सहारा है ना? 85% वीमेन मानती हैं कि उनका जो लड़का है वो उनका बुढ़ापे का सहारा है, जबकि सिर्फ 11% मानती हैं कि उनकी लड़कियाँ बुढ़ापे का सहारा है। कोई लड़कियाँ तो शादी करके अपने मायके ससुराल चली जाती हैं, तो आप उनसे उतनी ज़्यादा सपोर्ट सीक नहीं कर सकते एज़ पर दीज़ वीमेन। With fertility decline, active mothering occupies a smaller proportion of the lives, creating space for the education and the employment. पहले क्या होता था? 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। फिर 1 बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वाँ बच्चा, छठा बच्चा। अरे 40-45 साल तक तो बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। तो वीमेन को एजुकेशन के लिए टाइम कहाँ मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट के लिए टाइम कहाँ मिलेगा? इनका कहना है कि जब फर्टिलिटी डिक्लाइन हुआ, तो वीमेन के पास एक्स्ट्रा समय बचा। उसमें वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को परस्यू कर सकती हैं और ऐसा हो भी रहा है। ऐसा हो भी रहा है। एजुकेशन अगर अटेनमेंट की बात करें, तो हमारे यहाँ पे 70% लड़कियाँ सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल करती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। समस्या वो अलग बात है कि वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है 100%। यस, देखिए क्या कहता है, नंबर ऑफ द ईयर्स वीमेन स्पेंट केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन अंडर 5 डिक्लाइन फ्रॉम 14 ईयर्स टू 8 ईयर्स इन 2018 एंड 1923 2019-2023 में एक वीमेन जो है 14 साल लगाती थी बच्चों की टेक केयर करने के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं और अभी सिर्फ़ 8 साल लगाती हैं। मतलब उनके पास एक्स्ट्रा समय तो है, पहले के कंपैरिज़न में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे आज भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वो है अर्ली मदरहुड। पहले भी काफ़ी प्रोमिनेंट था, आज भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब अर्ली मदरहुड हो जाता है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ नहीं हो पाता। आज भी वैसे इंडिया में 25-26 परसेंट जो मैरेजेज़ हैं वो तो आज भी चाइल्ड मैरेज ही हो रही हैं, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है? वीमेन को पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता फोर्स लेबर फोर्स वगैरह के अंदर, राइट? वो एक सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन एज 65 इज़ अबव इंक्रीज़ इन 5। देखिए क्या कहता है? महिलाओं में जो जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज हैं, 65 प्लस हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 1950 में इट वाज़ ओनली 5%। 2022 में इट इज़ 11% जो 65 प्लस हैं। 2050 तक आते-आते इट विल बिकम 21%। और जितने लोग भी आप यहाँ पे एनालिसिस देख रही हैं, जो महिलाएँ हैं, जो वीमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो भी आप बच्चे देख रहे हो एस्पिरेंट्स, वीमेन एस्पिरेंट्स, हम लोग इसी का पार्ट होंगे। 21% बाय 2020। 2011 का सेंसस क्या कहता है? अब देखिए, ओल्ड एज की बात हम लोग कर रहे हैं। 18% जो मेन हैं, जो 65 से ज़्यादा हैं, दे वर विडोड, ठीक है? जबकि 55% वीमेन जो 65% से ईयर से ज़्यादा हैं, दे वर विडो। मतलब वीमेन आर विडो मोर एज़ कंपेयर टू मेन। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सोसाइटी में जो वीमेन है और जो मेन जब शादी करते हैं, तो मेन इज़ 5 टू 6 इयर्स सीनियर दैन द वुमन। यस, 5 से 7 साल उम्र ज़्यादा होती है, ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलें। लेकिन मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो कम है, वीमेन की ज़्यादा है। तो मोस्टली केसेज़ में अगर नॉर्मल हेल्थ सिनेरियो रहता है, तो वीमेन जो है आउटलिव करती है मेन को, स्पेशली बुढ़ापे में। क्योंकि आदमी तो पहले ही निकल लेता है 8-10 साल पहले, वीमेन जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। अब वो अकेली जो वीमेन है, उसकी सपोर्ट की बात हो रही है। उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? 85% वुमन जो है वो कहती हैं कि सन, बेटे से मुझे सपोर्ट मिलेगा रादर दैन द डॉटर। जैसा कि आपने ऊपर देखा। तो ये जो कैसे हम लोग इसको जेंडर डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं? तो पहली बात तो एनहांसिंग द वीमेन एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट्स विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन द सन। अगर वीमेन के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उनके पास इंश्योरेंस होगा, पेंशन होगी, तो भई वो बेटे के ऊपर इतना रिलाय क्यों करेंगे बुढ़ापे में? है ना? एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अर्ली मैरिज और चाइल्ड बियरिंग आज भी हमारी वीमेन की लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जबकि चाइना में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, तो वहाँ पे अर्ली मैरिज बहुत साल पहले ही खत्म हो गई थी। चाइल्ड बियरिंग भी वहाँ पे बहुत बड़ा कम होता है। 1-2 बच्चे पैदा करते हैं वीमेन, वो भी बड़ा लेटर स्टेज में पैदा करती हैं, पहले अपना करियर वगैरह बना के, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडिया में आज भी ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अफोर्डेबल चाइल्ड केयर और सेफ चाइल्ड केयर की भी कमी है। तो इसको इम्पोर्टेंट दिया जाना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि भैया आंगनवाड़ी
जो हम लोग काम करते हैं आंगनवाड़ी जो हैं, अगर वहाँ पे हम लोग क्रेशें जो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवाएँ, तो इससे वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। क्रेशें का मतलब ये होता है कि जैसे वीमेन काम पे जाती है, तो उसके पीछे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी टेक केयर करने के लिए कुछ जगह तो होनी चाहिए। तो क्रैश जो है वो एक इस तरह की चीज़ हो सकती है, अगर आंगनवाड़ी में बच्चे छोड़ के चली जाएँ अगर वीमेन, तो वो डेफ़िनिटली काम कर सकती हैं बाहर जाके। तो एक तो ये किया जा सकता है, उसके अलावा मनरेगा की इन्होंने बात किया। मनरेगा में अभी क्या है, हम लोग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर बात करते हैं। है ना? सड़कें बना दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है आज भी मनरेगा का यूज़ करके। तो क्या हम लोग मनरेगा के अंदर ये जो क्रैश सर्विस है वो शुरू नहीं कर सकते क्या? ताकि वीमेन के बच्चे यहाँ पे रहें और वीमेन काम कर सकें। तो मनरेगा कैन बी यूज़्ड, तो इन्होंने एक यहाँ पे बात बोली है। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाए जा सकते हैं। वो भी क्रैश फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए। तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है या एडिटोरियल लिखा है, तो उनका ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो क्रैश फैसिलिटी के ऊपर ही है। क्योंकि इनका ये कहना है कि महिलाओं का बहुत सारा समय वो बच्चे के टेक केयर में ही चला जाता है। अगर क्रैश सर्विस डेवलप करेंगे तो बच्चे का टेक केयर वहाँ पे हो जाएगा और महिलाओं के पास एक्स्ट्रा समय बचेगा जिसमें वो लेबर फ़ोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये थोड़ा-सा एडिटोरियल यहाँ पे दिया है। डिसेंट एडिटोरियल है, वीमेन इश्यूज़ को लेके कुछ नए-नए एंगल इन्होंने बताने की कोशिश की है एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर थोड़ा-सा इसको ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इनमें से ये आर्टिकल हम लोग कल कवर करेंगे, आज टाइम की वजह से नहीं कर पाए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, ये हम लोग कल करेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।